गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आज हम बात करेंगे कि हम ये ज़रूरी नहीं कि जो सेंटेंस जो ट्रांसलेट कर रहे हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिए। और आपको स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, हम इसे कैसे बना सकते हैं और ये कैसे सही हो सकता है, तो फिर सेंटेंस बनाना आसान है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसा कि हम बना रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। अब जैसे बेकार ज़्यादा बात किए हुए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं अपने क्लास को। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि आपसे पूछना या नहीं पूछना बात बराबर ही है, मतलब कि आपसे पूछना नहीं पूछना एक ही बात है। आप समझ गए? अब इसको अगर हमको ऐसे स्पोकन में बोलना होता है तो हम बोल देते हैं इधर आस्क, इधर आस्क, नॉट आस्क, बोथ आर सेम। बोला जा सकता है बोथ आर सेम, इधर आस्क और नॉट आस्क, ये भी बोला जा सकता है। ये भी बोल सकते हैं इधर आई आस्क और नॉट आस्क, बोथ आर सेम। लेकिन अगर और बेहतर से बेहतर बनाना हो तो वैसे हम बोलते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग। अब यहाँ देखिए, इसको ध्यान में रखिए, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग यू, यानी ये आपको अच्छी बोलने के लिए, बेहतर बोलने के लिए हमको ये याद रखना होगा, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग। ये बिल्कुल बेहतर हुआ, देयर इज नो पॉइंट, ये याद रखना है। देयर इज नो पॉइंट, आपसे पूछना नहीं पूछना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ। अब यहाँ पर ना इधर लगाया ना और लगाया, ना नीदर लगाया ना नॉर लगाया। मैंने यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया, बल्कि हमने देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूज करके अपने बात को मुकम्मल किया। अब आप समझ गए, पूछना नहीं पूछना दोनों बात बराबर है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग यू, तो याद क्या रखना है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, इसको याद कर लीजिए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग यू। उसी तरह से हम बोलना होता है मेरे रहते हुए, मेरे रहते हुए, मेरे रहते हुए के लिए भी हम, अगर मुझे बोलना हो मेरे रहते हुए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम सेंटेंस जो आपके जहन में उभरते हैं, तो हमको ये ध्यान में आता है कि मेरे रहते हुए के लिए अंग्रेजी क्या बनाएं, बाकी तो बन ही जाएगा क्योंकि मुझे टेंस मालूम है। तो मेरे रहते हुए हम ये भी बोल सकते हैं एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, चूंकि मैं यहाँ हूँ, बात तो एक ही हुआ, मेरे रहते हुए, हमारे तो क्या टेंशन है ना। या बोल सकते हैं व्हेन आई एम अराउंड यू। अब इसको याद रखिए, क्या याद रखना है, व्हेन आई एम अराउंड यू, फिनिश, ये याद रखिए, मेरे रहते हुए, है ना। अब आगे जो बना लीजिए, यू डोंट टेक एनी टेंशन, नो नीड टू टेक टेंशन, सो व्हेन आई एम अराउंड यू, when I am around you, don't need to do anything, don't need, जरूरत नहीं है, don't need to do anything, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे रहते हुए। क्या, when I am around you, आपको चाहूँ था, जब हम हैं इधर हैं वहाँ हैं, हर तब तो मैं आपके साथ ही हूँ, हर एक मौके पे आपके साथ हैं। when I am around you, तो don't think more about it, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जब आगे का सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे, अगर आपको टेंस मालूम हो गया, पीछे क्लास तो आपने ध्यान दिया है, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो क्या मैंने कहा, मेरे रहते हुए, when I am around you, don't need, जरूरत नहीं है, need मतलब जरूरत, need बताए थे, don't need to do anything, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, don't need to take more bother, don't need to take more tension, don't need to take tension, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, don't need to cook the food, खाना बनाने की जरूरत नहीं है मेरे रहते हुए, है ना, don't need to go anywhere, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे हैं। तो क्या सेंटेंस बना था, याद कर रखना है, when I am around you, मेरे रहते हुए, यानी as long as I am here, जब तक हम यहाँ पे हैं। सेंटेंस है, आप ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए, बात एक ही है, जरूरी नहीं कि एक ही जैसा सेंटेंस बनेगा जो बस लकीर का फकीर, है ना, तो आप उलझते चले जाइएगा, हिंदी की तरह सोचिए मत, आपका मीनिंग निकलना चाहिए, आपका सेंटेंस है, आपका मीनिंग बराबर बराबर निकलना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है, और जो कुछ आप बना रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, समझ गया। आइए हम अगले देखते हैं, है ना, आगे क्या लिखता है, इन दिस वे, यहाँ तीसरा हम देते हैं इन दिस वे, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया, क्या इसीलिए, हिंदी मिस्टेक हो भाई तो माफ कीजिएगा, तो हिंदी बहुत अच्छी नहीं है हमारी। इन दिस वे, क्या इसीलिए, इन दिस वे, क्या इसीलिए, ही वॉज स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़ी, इसीलिए उसको रिमांड पर लिया गया, इन दिस वे ही वॉज रिप्रिमांडेड, क्या इसीलिए उसे रिमांड पर लिया गया, उसे डांट पड़ी, उसे बुलाया गया, है ना, उसे बुलाया गया, उसे डांट पड़ी, उसको रिमांड पर लिया गया। तो यहाँ पर हम परेशान कहाँ हो रहे हैं, उसे डांट पड़ी, ही वॉज स्कॉल्डेड, उसको रिमांड पर लिया गया, ही वॉज रिप्रिमांडेड, है ना, हमें कहाँ से परेशानी कहाँ हो रही है, क्या इसीलिए, इसे याद करना है, तो क्या इसीलिए के लिए हमें इन दिस वे याद करना है। हम इसको ज़्यादातर देखते हैं, हम लोग अपने सोसाइटी में, मार्केट में, जो लोग ज़्यादा अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं वो सीधे बोल देते हैं फॉर दिस सीजन, फॉर दिस सीजन ही वॉज स्कॉल्डेड, फॉर दिस सीजन इट वॉज द कॉज, दिस वॉज द कॉज, इट वॉज द कॉज, फॉर दिस सीजन he was called, for this season he was scolded, for this season he was reprimanded। आपको मैंने कौन सा वर्ड दिया, ये वर्ड तो यूज हो ही रहा है, जो धैर्यपूर्वक यूज हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो क्या है, इन दिस वे, इसी रास्ते से, इन दिस वे, इसी रास्ते से, मतलब क्या हुआ, यही कारण है, इन दिस वे, इन दिस वे ही वाज स्कॉल्डेड। मैं आगे सेंटेंस नहीं लिख रहा भाई, उतना टाइम नहीं है, तो अपना माइंड का यूज कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो कह रहे हैं उसको नोट कीजिए, इसको जहन में रखिए और आगे के सेंटेंस को नोट कीजिए। मैं पैसे भी कहा कि बच्चा की जैसे बात नहीं करना है कि सर ये लिखा नहीं, बोर्ड पर दिखा नहीं, पीठ से जो है छुप जा रहा है और विजिबल नहीं है, परेशानी हो रही है, तो एडवांस बनिए, हर चीज़ में अब जब एडवांस है, यहाँ भी थोड़ा एडवांस बनना है ना। तो क्या याद करना है आपको, इन दिस वे ही वॉज स्कॉल्डेड, इन दिस वे ही वॉज रिमांडेड, in this way she was punished, है ना, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है I fail to understand, I fail, इसको याद कर जाइए, इसको याद कर जाना है, I fail to understand, है ना, इसको याद कर जाइए, सब याद करना है, I fail to understand, I fail to understand, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब फेल, समझ नहीं पा रहे। अभी जरूरी नहीं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड ही बोलेंगे, ये क्लास में हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि जरूरी नहीं कि इसी सेंटेंस से, इसी वर्ड से सेंटेंस ही बनाया जा सकता है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, मेरे कहने का सेंस यही है। अब हम सोच रहे हैं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहा
आई फेल, मैं फेल कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे यार। टू अंडरस्टैंड, आपकी बात को समझने के लिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड यू। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड ही बनाए, हम इसको बोल सकते हैं इट डिड नॉट, आई डोंट, इट डिड नॉट अकर टू माई माइंड, मेरी माइंड में समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। इट डिड नॉट अकर टू माई माइंड, आई डोंट अकर, इट डोंट अकर टू माई माइंड, समझ में नहीं आता तो आई डोंट अकर, समझ में नहीं आया, इट डिड नॉट अकर, तो इट डिड नॉट अकर टू माई माइंड। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता, मतलब मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आई फेल टू अंडरस्टैंड ही बोलें। हम क्यों ये वर्ड यूज़ किया आई फेल टू अंडरस्टैंड, जिसको आपको याद करना है, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और ये मालूम हो रहा है कि आपको बराबर मालूम है। एक हिंदी में जो आप सोच रहे हैं उसके लिए जो अंग्रेजी बनाई जा रही है बराबर मालूम है। ये यूज़ कम करते हैं लोग, तो ज़्यादा यूज़ करते हैं दूसरा आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत भले लोग यूज़ करते हैं, ये बोलने में भी आसानी से मुंह से निकल जाता है ना। लेकिन आपको क्या बोलना है, बेहतर बोलना है। आप जब सही हिसाब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपको बेहतर अंग्रेजी सीखना है, बेहतर बोलना है, बेहतर लिखना है। आप जनरल नहीं है जैसे और लोग बोलते हैं। हम आपको अच्छी अंग्रेजी, आपको एडवांस अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा मुझे मालूम नहीं चल रहा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कब आएगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम, समझ गए। दूसरा क्या बनाया, इट डिड नॉट occur to my mind when he will come, I don't understand to my mind when he will come। लेकिन आपको बनाना है आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।